नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, फोटोन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम बात करेंगे भौतिक विज्ञान की, फिजिक्स की, जिसमें हमारे पास में सेमेस्टर फर्स्ट के लिए फिजिक्स का पेपर मैकेनिक्स एंड ऑसिलेशन का है। तो हम फिजिक्स की बात कर रहे हैं। मैकेनिक्स एंड ऑसिलेशन। इस पेपर में हमारे लिए मैक्सिमम मार्क्स 80 मार्क्स का ये पेपर है हमारे लिए, और इसमें यूनिट 4 दे रखी है। एक यूनिट फर्स्ट है अपने लिए जिसका हम अध्ययन करेंगे, ऐसे ही हमारे लिए यूनिट सेकंड है जिसका हम अध्ययन करेंगे, ऐसे ही यूनिट थर्ड है जिसका हम अध्ययन करेंगे, और यूनिट 4 है। इन 4 यूनिटों का अपन अध्ययन करेंगे, और इन 4 यूनिटों से हमारे लिए 80 मार्क्स का पेपर रहेगा, और हमारे को ये मैक्सिमम मार्क्स प्राप्त करने हैं। इसके लिए हम बहुत अच्छी मेहनत करेंगे और बहुत अच्छे एफर्ट्स के साथ में मैक्सिमम मार्क्स प्राप्त करेंगे। हम बात करते हैं सबसे पहले यूनिट नंबर फर्स्ट की। यूनिट फर्स्ट हमारे लिए फिजिकल लॉ एंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस है भौतिक नियम और निर्देश तंत्रों की बात करेंगे। हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे ये चारों यूनिट, बहुत आसान है, पढ़ने में बहुत मजा आएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं यूनिट नंबर फर्स्ट, फिजिकल लॉ एंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। यूनिट सेकंड की, यूनिट थर्ड की, यूनिट से फोर्थ की बात करेंगे जब हमारा यूनिट फर्स्ट सेकंड थर्ड समाप्त हो जाएगा। इस प्रकार से सबसे पहले इसी में हम यूनिट फर्स्ट की बात कर रहे हैं। ये यूनिट फर्स्ट है फिजिकल लॉ एंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस का, और इसके लिए हम टॉपिक की बात कर रहे हैं। हमारे लिए जो टॉपिक है वो सबसे पहले जड़त्वीय निर्देश तंत्र। जड़त्वीय निर्देश तंत्र, इसको बोलते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जड़त्वीय निर्देश तंत्र। यदि हमारे को जड़त्वीय निर्देश तंत्र का मापन हो जाता है तो हम नॉर्मली इसका जस्ट अपोजिट हम बात करें, अजड़त्वीय निर्देश तंत्र होता है, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। सबसे पहले हम बात करें ये निर्देश तंत्र क्या होता है। यहां हम एक जिक्र करते हैं किसका, निर्देश तंत्र का। निर्देश तंत्र, फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है किसी भी वस्तु की स्थिति का जहां मापन हो जाए उसको बोलते हैं निर्देश तंत्र, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। वस्तु की स्थिति का मापन कैसे हो, वस्तु की स्थिति के मापन के लिए हम जनरली यूज करते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, जिसको हम बोलते हैं इस प्रकार की एक एक्स वाई जेड, ये 3 अक्ष है, और ये 3 अक्ष 3 पृष्ठ से मिलकर बनी हुई है। एक पृष्ठ है एक्स अक्ष को डिनोट करती है, एक पृष्ठ वाई अक्ष को डिनोट करती है, और एक पृष्ठ जेड अक्ष को डिनोट करती है। जहां पर ये तीनों पृष्ठ एक दूसरे को काटती है परपेंडिकुलर, वो बिंदु मूल बिंदु कहलाता है, और जिसको ओ बिंदु या मूल बिंदु, और इसके जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो 0 0 0 होते हैं। इस प्रकार की स्थिति है। यदि इस प्रकार का कोई सिस्टम है तो इसको कार्तीय निर्देश तंत्र कहेंगे, और इसमें कोई पॉइंट डिनोट किया रखा है, मान लो फॉर एग्जांपल पी पॉइंट है, तो हम जानते हैं कि इसके लिए जो कोऑर्डिनेट होंगे वो एक्स वाई और जेड कोऑर्डिनेट होंगे। यहां इस मूल बिंदु से इस ओ बिंदु का जो डिस्टेंस होगा
उसको आर, या पोजीशन वेक्टर की हम बात करें स्थिति सदिश को आर वेक्टर से डिनोट किया जाता है। ये आर वेक्टर पोजीशन वेक्टर है और इस आर वेक्टर के लिए हम डिनोट करने का तरीका आर वेक्टर बराबर होता है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप होता है। इस प्रकार का ये हमारे लिए एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप है। हम यदि मॉड ऑफ आर वेक्टर की बात करें तो मॉड ऑफ आर वेक्टर इक्वल टू होता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होता है। इसको मॉड ऑफ मतलब डिस्टेंस को बता रहा है, ओ से पी के मध्य का जो डिस्टेंस है वो मॉड ऑफ आर वेक्टर है, दूरी को बता रहा है। तो इस प्रकार के जो सिस्टम है ये सिस्टम कहलाता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसी को बोलते हैं निर्देश तंत्र। जहां निर्देशांक हमारे को दिए हुए हो उसको बोलते हैं निर्देश तंत्र। यहाँ हमारे लिए जो टॉपिक है वो है जड़त्वीय और अजड़त्वीय निर्देश तंत्र, इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की हम जिक्र करेंगे। इनर्शियल क्या है और नॉन इनर्शियल क्या है। हम बात करें ऐसा कोई भी सिस्टम है जिसमें हम किसी वस्तु की जानकारी दे सकें, उसकी स्थिति का मापन कर सकें, उसको इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहा जाए, या हम बोले फ्रेम कहलाएगा, निर्देश तंत्र कहलाएगा। जड़त्वीय क्या है, इंपॉर्टेंट बात है भाई। निर्देश तंत्र से पहले हम लिख दें जड़त्वीय निर्देश तंत्र, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है। ये निर्देश तंत्र की जानकारी हमें मिल गई है कि ऐसा सिस्टम जिसमें किसी कण की, बिंदु की, वस्तु की जानकारी प्राप्त की जा सके, स्थिति का मापन किया जा सके, जड़ निर्देश तंत्र कहलाता है। बात करें निर्देश तंत्र से पहले इनर्शियल। इनर्शियल क्या हो, इनर्शियल वह सिस्टम होता है जिसमें एफ की वैल्यू 0 हो, मतलब बाह्य बल उपस्थित हो, फोर्स इक्वल टू 0 हो, तो वहां पर ए एसिलरेशन की वैल्यू भी क्या हो जाए, 0 हो जाए। अर्थात एफ इक्वल टू 0 पर ए इक्वल टू 0 होता है तो हम कहेंगे वो सिस्टम जड़त्वीय निर्देश तंत्र है। जड़त्वीय निर्देश तंत्र का मतलब बाह्य बल नहीं लगा रहे हैं, और बाह्य बल नहीं लगा रहे हैं तो उसमें किसी प्रकार का कोई एसिलरेशन, त्वरण उत्पन्न नहीं होना चाहिए, उसको बोलते हैं जड़त्वीय निर्देश तंत्र। तो हम लिखना चाहें तो हम बोल सकते हैं इसको वह निर्देश तंत्र जो बाह्य बल की, जो बाह्य बल की अनुपस्थिति में त्वरण रहित रहता है, जड़त्वीय निर्देश तंत्र कहलाता। जड़त्वीय निर्देश तंत्र कहलाता है। हमारे लिए समझ में आया कि बाह्य बल अनुपस्थित मतलब F इक्वल टू 0, अर्थात हम बोल सकते हैं F इक्वल टू 0 पर A इक्वल टू 0 है, उसको हम कहेंगे जड़त्वीय निर्देश तंत्र है। तो F 0 है तो वहाँ A भी क्या होना चाहिए, 0 है। यदि F के साथ 0 तो A भी 0 है तो हम कहेंगे जड़त्वीय निर्देश तंत्र है। तो ये सिंपली निर्देश तंत्र है, ये अपने सिलेबस में नहीं है पर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है भाई। निर्देश तंत्र से तो कैसा बना, जड़त्वीय बना। और जड़त्वीय क्या कहें कि ऐसा निर्देश तंत्र जो बाह्य बल की अनुपस्थिति में त्वरण का रहित रहता है, त्वरण का मान भी उसमें 0 होता है, उसको बोलते हैं जड़त्वीय निर्देश तंत्र। तो इसको जड़त्वीय निर्देश तंत्र कहें। यदि F इक्वल टू 0 है और A 0 नहीं है तो उसको हम अजड़त्वीय निर्देश तंत्र कहेंगे। बात करें हम न्यूटन्स लॉ की, न्यूटन्स ने तीन विशेषतः नियम दिए हुए हैं। गति से संबंधित 3 नियम है और 3 ही समीकरण है। फर्स्ट लॉ की हम बात करें तो इस जड़त्वीय से संबंधित ही है। प्रथम नियम जड़त्व का नियम या स्थिर अवस्था का नियम कहलाता है। दूसरा जो नियम है वो संवेग संरक्षण का नियम है, और तीसरा जो नियम है वो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। हम बात करें इससे रिलेटेड 2 नियम होते हैं न्यूटन के, प्रथम और द्वितीय। तो न्यूटन के द्वितीय नियम की हम बात करें
न्यूटन के द्वितीय नियम से, गति के नियम है ये, 3 नियम दिए हुए हैं, इस दूसरे नियम से, दूसरा नियम होता है एफ बराबर एम ए, एफ इक्वल टू एम ए, जिसको जनरली आप एफ इक्वल टू एम ए को हम बोल सकते हैं डीवी अपॉन डी टी। इसका मतलब ये हो जाए अपने पास एम डीवी अपॉन डी टी, एम मास है, ए को हम वेलोसिटी में परिवर्तन की दर बोल सकते हैं, वेग में परिवर्तन की दर है, रेट ऑफ वेलोसिटी है, चेंज। एफ इक्वल टू एम डीवी अपॉन डी टी है। मैं कहूं डीवी अपॉन डी टी एम बराबर एफ है, इसका मतलब हम कहें ये अपने पास में एम डीवी अपॉन डी टी इक्वल टू एफ है। हम कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं जब एफ इक्वल टू जीरो है, जब एफ इक्वल टू जीरो है इसका मतलब है कि जब एफ इक्वल टू जीरो हो, एफ इक्वल टू जीरो है, तो अपने पास में एम डीवी अपॉन डी टी इक्वल टू जीरो। एम कभी जीरो नहीं हो सकता, एम नॉट इक्वल टू जीरो, इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि ये जो डीवी अपॉन डी टी है ये जीरो के बराबर है, डीवी अपॉन डी टी इक्वल टू जीरो है। डीवी अपॉन डी टी इक्वल टू जीरो, हम इसका इंटीग्रल कर दें तो हमारे लिए जो v आएगा वो v इक्वल टू क्या आएगा, कांस्टेंट। कांस्टेंट वैल्यू आएगी अपने पास में, वेलोसिटी कांस्टेंट है, v का मान नियत है, मतलब बोल सकते हैं v इक्वल टू क्या है, नियत है, वेग की वैल्यू नियत है। तो हम इसकी एक दूसरी डेफिनेशन भी लिख सकते हैं जड़त्वीय निर्देश तंत्र की, कि वह निर्देश तंत्र जो बाह्य बल की अनुपस्थिति में नियत वेग से गति कर सकता है, नियत वेग से गति करता है, उसे हम जड़त्वीय निर्देश तंत्र कहते हैं। इसके अपोजिट हम बात करें अजड़त्वीय निर्देश तंत्र की, तो वह निर्देश तंत्र जो बाह्य बल की अनुपस्थिति में त्वरित रहता है, मतलब एफ इक्वल टू जीरो पर ए नॉट इक्वल टू जीरो होता है, उसको हम अजड़त्वीय निर्देश तंत्र बोलते हैं, और उसके लिए ये वेलोसिटी का मान भी कांस्टेंट नहीं होता। तो जहां देखो हमने दूसरा नियम यहाँ अप्लाई किया है, न्यूटन का द्वितीय नियम एफ बराबर एम ए होता है, और उसका जब उपयोग किया तो हमारे पास में v इक्वल टू कॉन्स्टेंट आ गया, एफ इक्वल टू जीरो पर v इक्वल टू कॉन्स्टेंट है। ये न्यूटन का पहला नियम, प्रथम नियम कहलाता है, जिसको जड़त्व का नियम या स्थिर अवस्था का नियम कहते हैं। तो ये हमारे लिए जड़त्वीय निर्देश तंत्र की डेफिनेशन है। सेम ऐसे ही हम अजड़त्वीय निर्देश तंत्र की बात कर रहे हैं। अजड़त्वीय निर्देश तंत्र, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो जड़त्वीय है उसमें एफ बराबर जीरो है और ए भी जीरो है। इसमें क्या है, वह निर्देश तंत्र जिसमें एफ इक्वल टू जीरो पर ए नॉट इक्वल टू जीरो होता है,
अजड़त्वीय निर्देश तंत्र को बोलते हैं अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। उसमें f इक्वल टू 0 पर a भी 0 था और इसमें f इक्वल टू 0 पर a नॉट इक्वल टू 0 है, तो इसको बोलते हैं अजड़त्वीय निर्देश तंत्र, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये हम बोल सकते हैं वह निर्देश तंत्र जिसमें f इक्वल टू 0 पर v नॉट इक्वल टू कांस्टेंट रहता है, जिसमें वेग का मान नियत नहीं रहता है। वेग का मान नियत नहीं है मतलब जिसमें न्यूटन के प्रथम और द्वितीय नियम का पालन नहीं हो रहा है, ऐसे निर्देश तंत्र को अजड़त्वीय निर्देश तंत्र कहा जाता है। तो ये है अपने जड़त्वीय और अजड़त्वीय निर्देश तंत्र, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं, पहले भी काफी बार क्वेश्चन आया हुआ है। बात करते हैं अब इसके बाद। निर्देशांक रूपांतरण। ऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन। कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन का निर्देशांक रूपांतरण क्या होता है? निर्देशांक रूपांतरण अभी हमने जिक्र किया, एक निर्देश तंत्र है, कोई भी निर्देश तंत्र जिसमें एक एक्स अक्ष है, एक वाई अक्ष है, एक जेड अक्ष है। एक्स, वाई और जेड जहां पर काटती है एक दूसरे को परपेंडिकुलर, वो पॉइंट इसका मूल बिंदु कहलाता है और उसके कोऑर्डिनेट 0 0 होते हैं। उसके सापेक्ष ही हम किसी बिंदु का पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर डिनोट करते हैं। हम कह रहे हैं निर्देशांकों का रूपांतरण कैसे किया जाए। एक हमारे पास में सिस्टम है इस प्रकार का, इसमें हम कहें कि ये एक सिस्टम है जिसको बोल रहे हैं हम एस। सिस्टम क्या है? एस है। इसमें कोऑर्डिनेट है एक्स, ये कोऑर्डिनेट है वाई, ये कोऑर्डिनेट है जेड और ये इसका मूल पॉइंट है ओ। इसके कोऑर्डिनेट तो आपको पता है 0 0 0 कोऑर्डिनेट होते हैं। इसमें कोई पॉइंट है यहाँ पर, इसके पी बिंदु के जो कोऑर्डिनेट है वो है एक्स, वाई और जेड है। इस प्रकार के कोऑर्डिनेट है, एक्स, वाई और जेड है। ये एस सिस्टम है। इसके रेस्पेक्ट में एक दूसरा सिस्टम और है, हम कहें ये जो सिस्टम है वो एस डैश है। कौन सा सिस्टम है? एक्स डैश, एस डैश सिस्टम है। इसमें भी इसके कोऑर्डिनेट होंगे, वो होंगे एक्स डैश, वाई डैश और जेड डैश। हमें यदि एक कोऑर्डिनेट दे दे, किसी एक सिस्टम के कोऑर्डिनेट दे दे, चाहे एक्स, वाई और जेड की वैल्यू बता दे और चाहे हमें एक्स डैश, वाई डैश, जेड डैश की वैल्यू बता दे, यदि इनकी वैल्यू हमें पता है, एक की वैल्यू पता चल जाए तो दूसरे से संबंध पूछ ले या दूसरे की वैल्यू हमारे से पूछ ले तो हम कैसे बताएं? तो हमारे लिए एक विशेष इंपॉर्टेंट चीज हो गई भाई, इनकी में कोई ना कोई रिलेशन होना चाहिए। इनमें कोई रिलेशन होगा तो हमारे पास में एक वैल्यू हो तो हम आसानी से दूसरी वैल्यू कैलकुलेट करके बता सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक्स वाई जेड की वैल्यू अपने पास में है तो हम एक्स डैश, वाई डैश, जेड डैश को कैलकुलेट करके तब बता सकते हैं जब हमारे लिए इनमें कोई ना कोई रिलेशन हो। तो ये रिलेशन ही निर्देशांक का रूपांतरण कहलाता है। इनमें कोई ना कोई संबंध ही निर्देशांक रूपांतरण कहलाता है। तो हम कह सकते हैं किसी एक निर्देश तंत्र का दूसरे निर्देश तंत्र में रूपांतरण निर्देशांक रूपांतरण कहलाता है। या हम कहें किसी एक निर्देश तंत्र के निर्देशांक और दूसरे निर्देश तंत्र के निर्देशांकों में संबंध ज्ञात करना निर्देशांक रूपांतरण कहलाता है। तो हम कहें किसी एक निर्देश तंत्र के निर्देशांकों
कि एक निर्देश तंत्र के निर्देशांकों का दूसरे निर्देश तंत्र के रूपांतर के निर्देशांकों में रूपांतरण निर्देशांक रूपांतरण कहलाता है। या हम बोल सकते हैं कि कोई भी दो निर्देश तंत्र है, उनके निर्देशांकों में कोई ना कोई संबंध निकाल लें, वो संबंधी क्या कहलाएगा? निर्देशांक रूपांतरण कहलाएगा। तो ये हम बोल सकते हैं इन्हीं दो निर्देश तंत्र के निर्देशांकों में संबंध ज्ञात करना निर्देशांक रूपांतरण कहलाता है। क्या कहलाएगा? निर्देशांकों का रूपांतरण कहलाएगा। तो किन्हीं दो निर्देश तंत्रों के निर्देशांकों के मध्य संबंध ज्ञात कर लिया जाए तो इसी संबंध को निर्देशांकों का रूपांतरण कहते हैं। तो हमारे लिए एक्स वाई जेड की वैल्यू दे दे तो एक्स डैश वाई डैश जेड डैश की वैल्यू हम कैलकुलेट कर लें, एक्स डैश वाई डैश जेड डैश की वैल्यू दे दे तो हम एक्स वाई जेड की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करें। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे लिए कोई ना कोई संबंध होना चाहिए, कोई रिलेशन होना चाहिए, और रिलेशन हमें मिल जाए तो हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी को निर्देशांकों का रूपांतरण कहा जाता है। बात करें कि एक कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड वाले बिंदु का इस ओ बिंदु के रेस्पेक्ट में जो पोजीशन वेक्टर है उसको हम कहें आर वेक्टर है, और इस ओ डैश के रेस्पेक्ट में इसका जो पोजीशन वेक्टर है ये आर डैश वेक्टर है। तो इनमें भी कोई ना कोई रिलेशन है इस प्रकार का कि हम यहाँ डिनोट कर सकते हैं, ये है आर नोट वेक्टर है। तो हम आसानी से इनमें कोई रिलेशन निकाल लें जिससे हमारे को ये संबंध निकालना आसान हो जाए। ऐसा कोई कोऑर्डिनेट दे दे तो हम दूसरे की वैल्यू भी कैलकुलेट कर लें। तो हम कह सकते हैं एक ट्राइंगल बन रहा है अपने पास ओ ओ डैश पी, हम बोल सकते हैं त्रिभुज ओ ओ डैश पी से सदिश वेक्टर क्वांटिटियों को बता रहा है। ये आर नोट वेक्टर है, ये आर वेक्टर है, ये आर डैश वेक्टर है। तो आर डैश वेक्टर, आर नोट वेक्टर और आर वेक्टर इनमें रिलेशन है। देखो ओ से ओ डैश वन एक ही डायरेक्शन है, ओ डैश से पी एक ही डायरेक्शन है, जबकि ओ से पी एंटी डायरेक्शन है। तो सदिश योग का त्रिभुज नियम ये कहता है कि यदि किसी त्रिभुज की दो अक्ष या दो भुजाएं दो सदिशों को व्यक्त करती है एक ही क्रम में, ध्यान रखना एक ही क्रम में दो सदिशों को व्यक्त करती है, तो इनके विपरीत क्रम की जो तीसरी भुजा है इन दोनों के रिजल्टेंट को, परिणामी को व्यक्त करती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो ओपी वेक्टर है अपने लिए, ये ओपी वेक्टर बराबर होगा ओ ओ डैश वेक्टर प्लस ओ डैश पी वेक्टर, इसके बराबर होगा। तो ओपी वेक्टर को हम बोल सकते हैं आर वेक्टर, ये होगा अपने पास आर नोट वेक्टर, और ये है अपने पास में आर डैश वेक्टर। हमारे लिए क्या है? ये आर डैश वेक्टर है। तो हम इस इक्वेशन से यदि हमारे को आर दे दे तो आर डैश की वैल्यू निकाल लेंगे। आर नोट एक कांस्टेंट मान है, इसकी मतलब हमारे लिए हुआ कि आर डैश वेक्टर इक्वल टू आर वेक्टर माइनस आर नोट वेक्टर। ये हमारे लिए एक रिलेशन भी आया जिससे हम पोजीशन की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। इस प्रकार का ये रूपांतरण निर्देशांकों का रूपांतरण भी कहलाता है। हमारे लिए गैलीलियन रूपांतरण हमारे सिलेबस में दे रखा है, उसका भी हम जिक्र करेंगे।
हम बात करें सबसे पहले ये निर्देशांकों का रूपांतरण कर रहे हैं, तो कोई भी किसी एंगल पर यदि कोई झुका हुआ है तो उसके लिए कैसे कैलकुलेट करें, तो उसका हम बात करते हैं कि ये सिस्टम किसी निश्चित एंगल पर झुका हुआ हो। हम कह रहे हैं निश्चित कोण पर झुके हुए निर्देश तंत्र का रूपांतरण, निश्चित कोण से झुके हुए निर्देश तंत्र का रूपांतरण करें। एक निश्चित एंगल पर कोई झुका हुआ है, तो हम सबसे पहले 2D की बात करें, द्विविमीय, 2 डायमेंशनल। टू डायमेंशनल कोई हो, द्विविमीय निर्देश तंत्र की जिक्र करेंगे। सब हम बात करें, इधर देखना सभी लोग, बहुत काम की चीज है। ये एक एस सिस्टम है, एस। ये सिस्टम एस है, इसमें एक पॉइंट पी, पी बिंदु है, इसके कोऑर्डिनेट हो गए एक्स और वाई। ये एक्स अक्ष को डिनोट कर रहा है, ये वाई अक्ष को डिनोट। हम बोल सकते हैं ये जो डिस्टेंस है, ये वाली, ये एक्स को बता रही है, और ये वाली जो डिस्टेंस है, ये वाली, ये वाई को डिनोट। एक सिस्टम एस, इसमें एक बिंदु है पी जो एक्स वाई कोऑर्डिनेट पर है, इसकी ये डिस्टेंस एक्स है और ये वाई है। इसको हम बोल देते हैं ये तो ओ पॉइंट है, हम ये कहें ए पॉइंट है, ये इसका बी पॉइंट। इसके रेस्पेक्ट में एक दूसरा सिस्टम और है, जिसको हम कहें ये एक्स डैश है और ये वाई डैश है। दूसरा सिस्टम है जिसको हम बोल रहे हैं एस डैश है। दूसरा सिस्टम है एस डैश, जिसमें एक अक्ष है एक्स डैश और दूसरी है वाई डैश। एक्स डैश और वाई डैश के मध्य एंगल जो है वो 90 डिग्री का है। हम कहें इसके कोऑर्डिनेट इसमें हो गए एक्स डैश और वाई डैश। तो ये वाली जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक की, इस प्रकार से ये हो गई वाई डैश, और इस प्रकार की जो हो गई वो हो गई एक्स डैश। तब इसको हम बोल देते हैं सी, ये है अपने पास डी। यहाँ से ये हमने कहा एक कोई एंगल है जिसकी वैल्यू है थीटा, मतलब ये भी क्या है फिर, थीटा है। थीटा कोण पर झुके हुए दोनों निर्देश तंत्र है। यहाँ से हम एक परपेंडिकुलर लंब डाल लेते हैं इस अक्ष पर, तो ये एंगल भी क्या हो गया, थीटा हो गया। एंगल भी अपने को क्या मिला, थीटा। ये भी क्या है अपने पास, थीटा, क्योंकि ये थीटा है, ये थीटा है, तो ये भी एकांतर कोण हो गया, थीटा हो गया। इसको हम बोल सकते हैं ई पॉइंट है, और इसको बोल दें अपन एफ पॉइंट केवल। तो हम कहें माना कि किसी एस निर्देश तंत्र में स्थित बिंदु P के निर्देशांक x y है तथा इसके सापेक्ष निश्चित कोण थीटा पर झुके हुए दूसरे निर्देश तंत्र एस डैश में इस P बिंदु के निर्देशांक x डैश y डैश है। इस P बिंदु के एस डैश में निर्देशांक है एक्स डैश वाई डैश और एस में निर्देशांक है एक्स वाई। हमें एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश में रिलेशन निकालना है। कैसे निकाले, इसके लिए हमने एक परपेंडिकुलर एक लंब डाला ए से ई तक। हम बोल सकते हैं इसकी ज्योमेट्री के अनुसार हम ये कहें कि ओ से ए है,
ये O से A x है, O से A BP के बराबर है जो x के बराबर है। ऐसे ही हम बोल सकते हैं कि हमारे लिए जो कि O से जो हमारे लिए जो DP है, DP, ये DP है वो x डैश को बता रहा है, DP x डैश को बता रहा है। ये जितना DE है उतना ही OF है, तो हम बोल सकते हैं DE जो है वो OF के इक्वल है, इक्वल है, OF के इक्वल है। ऐसे ही हमारे लिए जो CP है वो FE के बराबर है, ऐसे ही CP बराबर है FE के। ये ज्योमेट्री है अपने पास और ज्योमेट्री के अनुसार इस प्रकार का है। ऐसा हम बात करेंगे। हम कहते हैं सबसे पहले हमारे लिए एक ट्राइंगल है, त्रिभुज। ट्राइंगल दिख रहा होगा आपको, OAF, या हम बोल सकते हैं AOF। ये एंगल है थीटा, कह सकते हैं OAF। इससे हम जिक्र कर रहे हैं हमारे लिए साइन थीटा की वैल्यू क्या है। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है। लंब अपने पास में इसका है AF और कर्ण है OA। बोल सकते हैं AF अपॉन OA। AF अपॉन OA हमारे पास में है। हम बोल सकते हैं साइन थीटा इक्वल टू AF अपने पास में A से F और O से A। O से A हम कहें X है तो हम बोल सकते हैं AF अपॉन X है। तो हमारे लिए जो AF की वैल्यू आई वो आ गई X साइन थीटा। इक्वेशन 1 बोल सकते हैं X साइन थीटा हमारे पास में इसकी वैल्यू प्राप्त हो गई है। देखो दूसरी चीज, इसी से हम कॉस थीटा कैलकुलेट करें। कॉस थीटा आधार बटे कर्ण हो, इसका आधार हो OF और कर्ण है इसका OA। इसका मतलब कॉस थीटा इक्वल टू OF और कर्ण है OA। OA वही एक्स है, हम बोल सकते हैं OF इक्वल टू एक्स कॉस थीटा। हमारे लिए इक्वेशन वो आ गया। ऐसा ही हम इस ट्राइंगल से बात करें, हमारे पास ट्राइंगल है EA और P से। कौन से ट्राइंगल से? EAP से। तो हम कहें ट्राइंगल EAP से बात करें। साइन थीटा इक्वल टू EAP, ये इसका कर्ण हो गया, ये इसका आधार हो गया, ये इसका लंब हो गया। हम बोल सकते हैं EP अपॉन AP। AP अपने पास में है, AP दे रखा है Y है, तो हम बोल सकते हैं साइन थीटा इक्वल टू EP अपॉन Y। तो हम बोल सकते हैं हमारे लिए जो EP आ गया वो EP इक्वल टू है Y साइन थीटा। इक्वेशन 3 बोल दें। ऐसा ही कॉस थीटा की वैल्यू कैलकुलेट कर लें। कॉस थीटा इक्वल टू, कॉस थीटा इक्वल टू AE अपॉन AP लिखा जा सकता है। कॉस थीटा इक्वल टू AE और AP की वैल्यू अपने पास में Y, हम बोल सकते हैं AE इक्वल टू Y कॉस थीटा। ये इक्वेशन 4 आ गया। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सिंपल सी बात है, दो ट्राइंगल है, दो ट्राइंगल के लिए हमने वैल्यू कैलकुलेट कर ली, साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा, और हमारे पास में ये वैल्यू आ गई। एक तो AF की, एक अपने पास में वैल्यू आ गई OF की, एक वैल्यू आ गई अपने पास EP की, और ये आ गई AE की। अब हम बात करें, ज्योमेट्री का काम है, मैथमेटिकल काम है पूरा ही। ज्योमेट्री के अनुसार ये जो D से P है ये x डैश है, और इस D से P को हम DE प्लस EP लिखा जा सकता है। हम बोल सकते हैं DP इक्वल टू DE प्लस EP। DP
इक्वल टू डीई, डीई को हम ओ एफ लिख सकते हैं, ओ एफ प्लस ईपी। डीई को क्या लिखा जा सकता है, ओ एफ लिखा जा सकता है, तो हम बोल सकते हैं ओ एफ प्लस ईपी। डीपी को हम बोलते हैं एक्स डैश। ओ एफ अपने पास में कैलकुलेट कर रखा हमने, ओ एफ की वैल्यू एक्स कॉस थीटा इक्वेशन 2 से, तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स कॉस थीटा प्लस ईपी, ईपी अपने पास है इक्वेशन 3 से वाई साइन थीटा। को बहुत अच्छे से याद रखना है, बहुत काम की चीज है। इक्वेशन नंबर 5 ऐसे ही हम जिक्र करें, अपने पास में सी से पी है, वो वाई डैश को डिनोट कर रहा है, एंड टीपी, टीपी इक्वल टू है वाई डैश, टीपी इक्वल टू क्या है, वाई डैश। और इसी सीपी को हम ये लिख सकते हैं, सीपी को हम एफ ई लिख सकते हैं। सीपी को क्या लिखा जा सकता है, सी से पी, इसको एफ ई लिखा जा सकता है। और इस एफ ई को भी हम, इस एफ ई को भी क्या इस प्रकार से लिखा जा सकता है, ए ई माइनस ए एफ। ये ए से ई है अपने पास, ए ई, और इसमें से ए एफ घटा दें तो एफ ई हमारे को प्राप्त हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि जो सी पी है वो एफ ई है, और एफ ई ए ई माइनस ए एफ डिनोट किया जा सकता है। हम बोल दें एफ ई या सी पी ये वाई डैश को डिनोट कर रहा है, वाई डैश ए ई, ए की वैल्यू इक्वेशन नंबर 4 से, इक्वेशन 4 से क्या हो जाए, वाई कॉस थीटा, और ए एफ की वैल्यू इक्वेशन 1 से एक्स साइन थीटा, तो माइनस एक्स साइन थीटा, माइनस एक्स साइन थीटा डिनोट कर सकते हैं। ये अपने पास में है वाई कॉस थीटा माइनस एक्स साइन थीटा, चाहे हम ऐसे लिख लें इसको, वाई डैश इक्वल टू माइनस एक्स साइन थीटा, और ये प्लस वाई कॉस थीटा। ये दो इक्वेशन हमारे लिए इक्वेशन 5 है और 6 है। ये किसी निश्चित कोण से झुके हुए निर्देश तंत्र के रूपांतरण समीकरण कहलाते हैं। निर्देशांक एक्स डैश वाई डैश के कोऑर्डिनेट समीकरण है, जिनमें एक्स वाई की वैल्यू और थीटा की वैल्यू हमें दे दे, तो हम आसानी से एक्स डैश वाई डैश की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। इस प्रकार ये द्विविमीय रूपांतरण समीकरण है, इन्हीं को हम एक्सेस फॉर्मेट में भी चेंज कर सकते हैं। तो एक बार देखेंगे इसको लिखना, एक्सेस फॉर्मेट में कैसे लिखें हम, थ्री डायमेंशनल में कैसे लिखें इसको, या हम रोटेशनल के लिए कैसे लिखें। तो ध्यान रहे यदि ये रोटेट हो रहे हैं तो थीटा की वैल्यू टाइम के साथ साथ बदल रही है, मतलब थीटा इक्वल टू ओमेगा टी है। और यदि इन्हीं इक्वेशन में थीटा की जगह ओमेगा टी पुट कर दिया जाए तो ये घूर्णन गति वाले निर्देश तंत्र के रूपांतरण समीकरण कहलाएंगे। तो इन्हीं को इक्वेशन 5 और 6 को हम एक्सेस फॉर्मेट में देख रहे हैं। हमें नहीं पता थीटा क्या भी हो सकता है, कुछ भी वैल्यू हो सकती है थीटा की, तो इस थीटा की वैल्यू एक्सेस फॉर्मेट में कैसे लिखें, तो हम इसको इस प्रकार से डिनोट, देखिए हम कहें ये अपने पास है एक्स डैश इक्वल टू एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा, इक्वेशन 5 से बात कर रहे हैं। हम कहें एक्स डैश इक्वल टू एक्स कॉस, तो मैं ऐसे लिख देता हूं एंगल के रूप में, कोण थीटा है, थीटा को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स डैश ओ एक्स के रूप में, एक्स डैश ओ एक्स के बीच का कोण क्या है, थीटा है। तो हम बोल सकते हैं इसको एक्स डैश, एक्स डैश ओ एक्स प्लस वाई साइन, को हम लिख सकते हैं कोण थीटा ये भी, और इसको हम ऐसे लिख दें एक्स डैश ओ वाई।
इस प्रकार का। देखो भी एक्स डैश ओ आई ये साइन है, इसी को हम कॉस के फॉर्मेट में भी चेंज कर सकते हैं। तो ये लिखना चाहता मैं ऐसे लिख दूं इसको, वाई कॉस कॉन एक्स डैश ओ आई, ये इक्वेशन आ गया। देखो हमने क्या कहा, इस साइन थीटा को क्या लिखा, कॉस एक्स डैश ओ आई। कैसे लिखा, वो एक ही बात है। इसको हम कहें इक्वेशन 7 है। कैसे, देखो कॉन एक्स डैश ओ वाई, कॉन एक्स डैश ओ वाई, कॉन एक्स डैश ओ वाई, एक्स डैश ओ वाई, एक्स डैश ओ वाई डैश के मध्य का एंगल है 90 डिग्री, तो एक्स डैश ओ वाई के मध्य का एंगल है 90 माइनस थीटा। इसको हम लिख सकते हैं 90 माइनस थीटा। हम कहें ये कॉस कॉन एक्स डैश ओ वाई, और ये हो जाए कॉस 90 माइनस थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, और ये हो जाएगा साइन थीटा। तो हम साइन थीटा को ये लिख सकते हैं कॉस कॉन एक्स डैश ओ वाई। तो हमने इस साइन थीटा को लिखा कॉस कॉन एक्स डैश ओ वाई। तो हमारे पास इक्वेशन आ गया एक्स डैश इक्वल टू एक्स कॉस कॉन एक्स डैश ओ एक्स प्लस वाई कॉस कॉन एक्स डैश ओ वाई। ऐसे ही हम इक्वेशन 6 को भी चेंज करें, तो 6 को क्या लिखें, हम लिखें ये इक्वेशन 6 की बात करें, ये अपने पास वाई डैश इक्वल टू माइनस साइन थीटा, इसको एक्स लिख रहे हैं हम, माइनस साइन थीटा को मैं ऐसे लिख दूं कॉस कॉन वाई डैश ओ एक्स प्लस वाई कॉस कॉन वाई डैश ओ वाई। को भी देखना, ये तो वाई कोस थीटा है, थीटा तो क्या है अपने पास में, थीटा को हम लिख सकते हैं वाई डैश ओ वाई, वाई डैश ओ वाई के मध्य का जो एंगल है वो थीटा ही है अपने पास में, तो इसमें तो कोई परेशानी नहीं है। इस वाले में देखो हमने माइनस साइन थीटा को क्या लिख दिया, कॉस कोण वाई डैश ओ एक्स है। इसका भी हम जिक्र कर लेते हैं, हमारे लिए वाई डैश ओ एक्स ये कोण है, वाई डैश ओ एक्स कितने डिग्री का कोण है, वाई डैश ओ और एक्स है, कि वाई डैश ओ एक्स डैश 90 डिग्री का है, जबकि वाई डैश ओ एक्स 90 प्लस थीटा हो गया, तो इसको हम लिख सकते हैं 90 प्लस थीटा। मैं इसको कहूँ कॉस कॉन एक्स वाई डैश ओ एक्स इक्वल टू कॉस 90 प्लस थीटा, और कॉस 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में होता है और वो माइनस का साइन थीटा होता है, तो हम इसको लिख सकते हैं कि कॉस कॉन वाई डैश ओ एक्स इक्वल टू माइनस साइन थीटा। तो हम माइनस साइन थीटा को ये आसानी से लिख सकते हैं, माइनस साइन थीटा को हम कॉस कॉन वाई डैश ओ एक्स लिख सकते हैं। तो ये अपने पास में है इक्वेशन, आगे इक्वेशन 7 और ये इसको 8 बोल देते हैं, 8 है। इक्वेशन 7 और इक्वेशन 8 है, ये दोनों इक्वेशन किसी निश्चित कोण से झुके हुए निर्देश तंत्रों का अक्षों के रूप में रूपांतरण समीकरण है। तो इस प्रकार ट्रांसफॉर्मेशन किया जा सकता है 2D में। ऐसे 3D की बात करें तो 3D में तीनों प्रकार के अपने पास में आ जाएंगे। तो एक्स डैश इक्वल टू एक्स कॉस कॉन एक्स डैश ओ एक्स प्लस वाई कॉस कॉन एक्स डैश ओ वाई, ओ आई है भाई। ऐसे ही तीसरा हो जाए तो जेड डैश
जेड के लिए आएगा जेड कॉस कोण एक्स डैश ओ जेड हो जाएगा, वाई डैश के लिए भी इक्वेशन हो जाएगा और जेड डैश के लिए भी इक्वेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3D की बात करें, 3 डायमेंशनल की बात, यही 3D में हो क्या वैल्यू। अब बात करते हैं 3 डायमेंशनल 3D में। 3D में क्या हो, इस प्रकार का होगा, एक्स वाई जेड, ये मूल बिंदु है ओ, यहाँ है एक्स डैश वाई डैश और ये है जेड डैश, ओ इक्वल टू ओ डैश है, ये एंगल भी थीटा है, ये एंगल भी थीटा है, ये भी थीटा को, यहाँ पर कोई पॉइंट है पी के एक्स वाई और जेड कोऑर्डिनेट है, ऐसे ही इसी पी के एक्स डैश वाई डैश और जेड डैश कोऑर्डिनेट। हमारे को इनका ट्रांसफॉर्मेशन लिखना है, तो कैसे लिखें हम? 2D के अनुसार हम लिख सकते हैं, तो द्विविमीय रूपांतरण, समीकरण से हम लिख सकते हैं एक्स डैश इक्वल टू एक्स कॉस कोण एक्स डैश ओ एक्स प्लस वाई कॉस कोण एक्स डैश ओ आई, ये तो 2D का है, ये तो द्विविमीय का है इस प्रकार का। और तीसरा हो तो क्या है, जेड कॉस कोण एक्स डैश ओ जेड और हो जाएगा इस प्रकार का। वाई कोऑर्डिनेट क्या हो, ऐसे ही वाई डैश इक्वल टू एक्स कॉस कोण वाई डैश ओ एक्स प्लस वाई कॉस कोण वाई डैश ओ एक्स, सॉरी ओ वाई प्लस जेड कॉस कोण वाई डैश ओ जेड। और तीसरा कोऑर्डिनेट हो रहेगा जेड डैश इक्वल टू एक्स कॉस कोण जेड डैश ओ एक्स प्लस वाई कॉस कोण जेड डैश ओ आई प्लस जेड कॉस कोण जेड डैश ओ जेड। इस प्रकार के जो इक्वेशन है ये 3D के ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन कहलाएंगे, त्रिविमीय रूपांतरण समीकरण कहलाएंगे। तो 2D के अनुसार ही हम 3D लिख देंगे, तो सिमिलरली प्रोसेस के अनुसार हम 2D से 3D में कन्वर्ट कर दिए, ये हमारे लिए निर्देशांकों के रूपांतरण समीकरण कहलाएंगे। यही एक फिक्स्ड एंगल के बजाय यदि रोटेट वाली स्थिति है, घूर्णन गति वाला है, तो हम थीटा की जगह ओमेगा टी पुट कर देंगे, तो हमारे पास ये रोटेट वाले इक्वेशन हो जाएंगे। तो हम बोल सकते हैं घूर्णन गति करने वाले निर्देश तंत्रों का रूपांतरण, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस।
इन कोऑर्डिनेट प्रकार। कैसे कैलकुलेट करें? तो हम जानते हैं कि निश्चित कोण से झुके हुए निर्देश तंत्रों के रूपांतरण समीकरण है। निश्चित कोण थीटा से झुके हुए निर्देश तंत्र के रूपांतरण समीकरण एक्स डैश इक्वल टू एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा, और दूसरा है वाई डैश इक्वल टू माइनस एक्स साइन थीटा प्लस वाई कॉस थीटा। ये इक्वेशन है। थीटा की जगह ओमेगा टी पुट कर देंगे, थीटा इक्वल टू ओमेगा टी रखने पर, पुट करने पर, ये पुट किया तो हमारे पास में जो इक्वेशन होगी वो होगी एक्स डैश इक्वल टू एक्स कॉस ओमेगा टी प्लस वाई साइन ओमेगा टी। ऐसे ही वाई डैश इक्वल टू एक्स माइनस का साइन ओमेगा टी प्लस वाई कॉस ओमेगा टी। ये दोनों इक्वेशन हमारे लिए घूर्णन गति करने वाले निर्देश तंत्रों के रूपांतरण समीकरण कहलाएंगे।